हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तबरेज़ मलिक। उम्मीद करता सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे कि यूरोप का, कनाडा का, यूएस का, यूके का, न्यूजीलैंड का और ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीज़ा का कॉस्ट कितना आता है, कौन कौन से टाइप के वीज़ा होते हैं और कैसे हासिल कर सकते हैं और टोटल एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है। कई वीडियोस मैंने भी देखे, आपने भी देखे होंगे ऑनलाइन, और बहुत सारे लोगों का कमेंट भी वीडियोस भी आते हैं कि हम गरीब इतना अफोर्ड कैसे कर सकते हैं। तो जो गरीब है, जिन्हों अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है खुद से ट्राई करें, क्योंकि कोई भी एजेंसी आपके लिए फ्री में काम नहीं करेगी। बहुत सारे यूट्यूबर वीडियोस बनाते हैं, आप उसके हेल्प के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि आज करंट मार्केट यूएस का क्या बोलता है कि कितना कॉस्ट लगेगा। आप यकीन नहीं करेंगे कि करंट यूएस का मार्केट जो किसी को वर्क वीज़ा वहाँ का चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पे, तो रेट शुरू होता है दोस्तों 30 लाख से लेकर 50 लाख तक। है ना हैरानी वाली बात? बहुत हैरानी वाली। इसी तरह से कनाडा का किसी को वर्क वीज़ा चाहिए दोस्तों, तो 20 लाख से लेकर 40 लाख तक का रेट है। ऑस्ट्रेलिया का चाहिए तो 10 लाख से शुरुआत होती है और 30 लाख तक एंड होती है। न्यूजीलैंड का चाहिए दोस्तों तो 20 लाख से लेकर 40 लाख का रेट है। यूके का चाहिए, बहुत एक्सपर्ट बंदे हो, पढ़े लिखे बंदे तो समझो 10 लाख का आएगा, लेकिन अगर जैसे ड्राइवर में किसी में ट्राई कर रहे हो तो 20 से 30 लाख का मुंह फाड़ेंगे एजेंट लोग। अब ये एजेंट मुंह क्यों फाड़ते हैं, मैं आपको समझाता हूं। क्योंकि जितनी भी कंपनीज है ना वर्ल्ड के अंदर, उनको ये चीज़ मालूम पड़ गया कि एशियन के पास पैसा बहुत है जॉब में पैसा देने के लिए, और रेडी हो जाते हैं। अब या तो डील डन बेस्ड सिस्टम करते हैं। डील डन बेस्ड किसके साथ होता है? जिनके साथ रिलेशन होता है, पहचान होता है, उसके पीछे एक पावरफुल बंदा खड़ा होता है कि हाँ भाई, अगर इसका वीज़ा लगेगा मैं पैसा दूंगा। डील डन वो होता है मोस्टली पंजाब में और पाकिस्तान में सब ज़्यादा चलता है कि भाई ठीक है, मैं 50 लाख लूँगा, वीज़ा लगने के बाद उसकी कोई ना कोई सिक्योरिटी रख ली जाती है, जैसे कि उसकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट या उसके एफडी के डॉक्यूमेंट से रख लिया जाता है। तो उस केस में डील डन होता है या कोई पावरफुल बंदा पीछे खड़ा होता है। अब बात करते दोस्तों, मैंने रिसेंटली एक एजेंसी से टाइप किया। टाइप मतलब मैंने पूछने की कोशिश की कि भाई मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं, तो कितना कॉस्ट आप लोगे सर्बिया का, स्लोवाकिया का। तो मुझे कॉस्ट पता सर्बिया का क्या दिया उन्होंने। उनका कॉस्ट सुनिएगा दोस्तों, 2500 से लेकर 3000 यूरो तक वो मांग रहे हैं। उनका डिमांड यही है, उस पर एडवांस मुझसे 750 से लेकर 1000, परमिट आने के बाद 750 लेकर 1000 का जो भी डील डन होगा, और बाकी वीज़ा के बाद देना है। स्लोवाकिया का रेट मुझे दे रहा है उन्होंने 3000 से लेकर 4000 तक। आप सोचो उनका रेट है ये 1000 पहले, परमिट बाद 1000, उसके बाद वीज़ा के बाद 1000। और आपको मालूम है, खुदा ना खास्ता वीज़ा रिफ्यूज हो जाए ना दोस्तों, तो जो परमिट तक का पैसा दिया ना वो तो डूब गया, वो आपको एजेंसी नहीं देते हैं। यहाँ पे हर एक एजेंट मार खाता है। आप ये मत सोचो कि जो कंपनीज के एचआर है उनको नहीं पता है, उनको भी सब कुछ पता है। कंपनीज के मालिक को भी बहुत ज़्यादा तक पता है, और वो ही पैसा कमाते, लेकिन सामने नहीं आते। सामने कौन आता है मालूम है? एजेंसी, कंसल्टेंसी, वहाँ वो मार खाता है। अब एग्जाम्पल, आप मेरे को सीवी देते हो, जब आप मेरे को सीवी देते हो तो मैं एजेंसी के पास भेजता हूँ या कंपनी के पास भेजता हूँ। वो मुझे बोलते हैं कि तबरेज़ भाई 5 से 6 महीना का टाइम लगेगा, सब प्रोसेस चालू होगा। अब हम फॉलोअप लेना चालू करते हैं हर दूसरे महीने, भाई इंटरव्यू हुआ कि नहीं, डॉक्यूमेंट आया कि नहीं, ऑफर आया कि नहीं, करते करते कभी कभी 6 महीना गुजार देते हैं, फिर भी कुछ दिखता नहीं है। हम उनको सिर्फ पूछ पाते हैं, ठीक है। अब आपके लिए बेहतर क्या है और क्या कॉस्टिंग किस लेवल पे आती है, आप सुनिए। अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हो, अच्छा ट्रांजैक्शन है आपके पास, तो टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करो। मैं आपको बता देता हूँ, टूरिस्ट वीज़ा पे डिपेंड करता है कि आप खुद से अप्लाई करोगे ना दोस्तों, आपका कोई कॉस्ट ज़्यादा नहीं आएगा। सिंपल है, अगर आप किसी कॉर्नर में रहते हो तो दिल्ली या मुंबई आपको आना पड़ेगा, वो ट्रेन के खर्चे, सारे खर्चे आपको करने हैं, वीएफएस का, इंश्योरेंस, आइटनरी, डमी टिकट, ये सब लेना है आपको। तो अनुमान समझ लो कि 10 से 15 हज़ार में आपका ये काम हो जाएगा। और जितना दिन पासपोर्ट का अगर वेट करना है या फिर घर पे जाना है, वही समझो 10-15 हज़ार आपका जाएगा। अब एजेंट्स के थ्रू जाते हो तो एक चार्जेस लेते हैं भाई, कोई लाख, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख, कोई 10 लाख भी लेता, मैंने सुना है। डील डन वाले तो 10-10 लाख रुपये का डिमांड करते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों वर्किंग वीज़ा, नेशनल वीज़ा। नेशनल वीज़ा 2 टाइप के वीज़ा होते हैं दोस्तों, एक होता है सीजनल, एक होता है नॉन सीजनल। नॉन सीजनल जो नॉर्मल वर्क वीज़ा होता है, सीजनल वीज़ा जो होता है मोस्टली मिलेगा आपको 3 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का दोस्तों, ये मिलता है। इसका कॉस्ट जो करंट मार्केट है दोस्तों अभी का, उसमें 1000 यूरो थोड़ा कम होता है। अगर जैसे कोई एजेंट तो 3000 बोल रहा है तो 2000 में होगा, 4000 है तो 3000 में होगा, 5000 है तो 4000 में हो जाएगा।
ये डिपेंड करता है कि कैसे। उसके बाद लोग बोलते हैं सीजनल में जाके वापस आना है, बहुत सारे लोग नहीं आते, फैक्ट है, क्योंकि वहाँ पे वो कन्वर्ट करवा लेते हैं अपना फुल एम्प्लॉयमेंट बेस पे। जैसे कि स्लोवाकिया में हो जाता है फुल, उसके बाद आपका पोलैंड में हो जाता है ये फुल, स्पेन का मिलता है तो उसका भी हो जाता है, और उसके बाद फ्रांस का भी मिल जाता है, पोर्चुगल भी हो जाता है, फुल कन्वर्ट हो जाता है। अब उसके बाद आता है दोस्तों सीजनल नॉन सीजनल वीज़ा, जैसे वर्क वीज़ा। अब ये आपको डिपेंड करता है कौन सी एजेंसी कितने में टाइप की हो, कोई 5 भी मांगता है, कोई 8 भी मांगता है, कोई 10 भी मांगता है, कोई 15 भी मांगता है। अब जिसके जैसे से आपका डील होता है उसके हिसाब से होता है। अब इस केस में क्या होता है, बहुत सारे लोग जॉब की गारंटी तो देते हैं, बट क्या होता है कि एग्जाम्पल के तौर पर आप लैंड किए, आपका TRC बना, आपके मालिक ने आपसे बात किया तो मालूम पड़ा उसको आपको कुछ भी इंग्लिश नहीं आती है, मतलब एजेंसी ने या थर्ड पार्टी ने झूठ बोल के वहां पे भेज दिया। अब जब को कुछ भी इंग्लिश नहीं आएगी ना, तो वहां पे मालिक हाथ उठा लेता है, बोलता है भाई इसको इंग्लिश आती नहीं है, तो ये तो रिस्क है, इसको हम लोग नहीं ले सकते। फिर जो दूसरा कंसल्टेंसी होता है वो तकलीफ में आता है, वो थोड़ा बंदे को टाइप करता है। बहुत सारी एजेंसी तो फोन उठाना भी बंद कर देते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा जो है दोस्तों ऐसा है कि डिपेंड करता है कौन सी कंट्री में अप्लाई करते हो। अब माल्टा का जैसे मैं कर देता हूँ आपको, तो मुझे कुछ एडवांस नहीं चाहिए, लगभग ना के बराबर एडवांस चाहिए। आपको वीज़ा लगने के बाद पूरा आपको ट्यूशन फीस देना, जो कि 8,000 के आसपास होता है, 7,500 से 8,000 यूरो, जो भी वीज़ा के बाद आपको देना है। उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझे। जैसे जर्मनी जाते हो तो जर्मनी में कोई 10,000 वाला भी है, कोई 15 वाला भी है, कोई 20 वाला भी है। स्पेन में भी ऐसे सिस्टम है दोस्तों, 10 वाला भी है, 20 वाला भी, 30 वाला भी, स्टूडेंट वीज़ा। लेकिन क्या होता है, स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपको ना दिखाना पड़ता है कि हाँ आप एक कैपेबल फैमिली से हो। आप अगर 25 साल की उम्र में, 28 साल की उम्र में यूरोप जा रहे हो स्टूडेंट वीज़ा पे, तो आपको दिखाना पड़ेगा आपका बैकग्राउंड बहुत मजबूत है और एक्स्ट्रा कोई एजुकेशन कोर्स लेने जा रहे हो। अब स्टूडेंट वीज़ा में फ़ायदे थोड़े से, नुकसान भी है। अब फ़ायदा ये है कि वहाँ जाने के बाद अगर आप कोर्स कर लेते हो तो जर्मन जैसी कंट्री आपको 2 साल का वर्क परमिट दे देती है। और अगर माल्टा में करते हो तो पार्ट टाइम अपना जॉब 20 घंटे जॉब करके अपना जो ऊपर का खर्चा वो निकाल सकते हो। ओवर टाइम भी लोग कभी कभी कर लेते हैं। ये होता है फ़ायदा आपका उसका। उसके बाद होता है दोस्तों एक जैसे कि ट्रांजिट कल्चरल वीज़ा। कल्चरल वीज़ा कैसा होता है कि जैसे क्योंकि कोई समझो कि कुछ चल रहा है, कोई कल्चर हो रहा है, कोई फंक्शन होने वाला, कोई सेमिनार होने वाला है, उसके वीज़ा लगाते हैं। ये वीज़ा जो बेचते हैं टूरिज्म कंपनी बेचती है, या बहुत बड़े जो स्पोर्ट्स एकेडमी वाले होते हैं, एकेडमी वाले, वो बेचते हैं कि भाई यहाँ पे एक फंक्शन होने वाला है, आपको जाना है, 100 लोगों की हमें ज़रूरत है वॉलंटियर की, तो उस वीज़ा पे लोग एंट्री मारते हैं। अब एजेंट से एजेंट सेटिंग है, कितना होता है। उसका मेडिकल वीज़ा भी होता है, अगर बीमार हो तो वहाँ जाने का इलाज करने का वाला वो वीज़ा अलग होता है। उसके अलावा दोस्तों एक वीज़ा होता है डिजिटल नोमाद वीज़ा। डिजिटल नोमाद वीज़ा क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप एक IT एक्सपर्ट हो, या फिर आप समझो कि यूट्यूबर्स हो, एक इन्फ्लुएंसर हो, और आपको अगर वीज़ा चाहिए किसी कंट्री का जो डिजिटल नोमाद है, वो वीज़ा आप ले सकते हो। क्योंकि उसमें क्या होता है, आपको दिखाना होता है कि हाँ भाई महीने का आप 2,500 यूरो 3,000 यूरो महीना कमा लेते हो। कोई बड़ी बात नहीं यूट्यूबर के लिए, मतलब 2-3 लाख रुपया दिखाना कोई बड़ी बात। उनको डिजिटल नोमाद वीज़ा मिल जाता है। डिजिटल नोमाद वीज़ा में फ़ायदा क्या है, जैसे कि माल्टा का भी मिलता है, स्लोवाकिया का भी मिलता है, स्पेन का भी मिलता है, और 1-2 कंट्री का, बहुत सारी कंट्री का और मिलता है। तो उसका वीज़ा निकालने का फ़ायदा कि आपको एक TRC जैसा एम्प्लॉयमेंट कार्ड, एक तो 2 टाइप के उसमें नोमादिक वीज़ा मिलते हैं। या तो स्टैम्प वीज़ा 6 महीने का मिलेगा, वहाँ जाने के बाद मेडिकल कराओ, अपना रूम का कॉन्ट्रैक्ट दो, और उसके बाद आपको 1 साल का TRC देते रेसिडेंस। लेकिन आप वहाँ पे सिर्फ घर में रह के या फिर वर्क फ्रॉम होम जैसा करते हैं, अपना सिस्टम बाय करके अपना काम कर सकते हो, लेकिन कोई कंपनी में ज्वाइनिंग नहीं कर सकते हो। उसके बाद होता है ब्लू कार्ड वीज़ा दोस्तों, यूवी ब्लू कार्ड। यूवी ब्लू कार्ड होता है हाई फाई कैटेगरी के लिए। अब जैसे कि कोई इंजीनियर से, कोई डॉक्टर से, कोई IT एक्सपर्ट से, उनको मिलता है यूवी ब्लू कार्ड वीज़ा। वो ब्लू कार्ड वो हाई कैटेगरी की कंपनी में जाते हैं तो उनको डायरेक्ट मिलता है ब्लू कार्ड वीज़ा। वो कहीं पे भी यूरोप में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम इतना नहीं होता है। गोल्डन वीज़ा के बारे में आपको मालूम है, अगर इन्वेस्टमेंट है आपके पास, चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, तो आराम से आप इन्वेस्टमेंट करो और इस टाइप के वीज़ा होता है। अब कैटेगरी पे डिपेंड करता है कौन कौन सी कैटेगरी आप जाते हो। ये टाइप्स ऑफ वीज़ा है दोस्तों, डिपेंड करता है एजेंसी आपका कैसा है, किस एजेंसी आप डील करते हो। हर एक एजेंसी को गलत बोलना सही नहीं है। आप एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि भाई अगर फॉर एग्जांपल मैं माल्टा का काम कराता हूँ, किसी के साथ भी एग्जांपल ले लेते हैं, मैं लास्ट वीडियो में भी बोला, तो एजेंसी से जो भी आपका बात हुआ है दोस्तों, एग्जांपल के तौर पे दुबई में आप किसी एजेंट से ट्राई किया, आपने एजेंट ने बोला भाई मेरा ऑफिस का फीस 2,000 दिरहम मेरा है, जो आपको नहीं दूंगा मैं, मेरा एक कंसल्टेंसी चार्ज है मेरे से मिलने का, डॉक्यूमेंट बनाने का। इसके अलावा जो एजेंट है बीच में मेरा, वो आपसे 2,000 यूरो लेगा, 3,000 यूरो, 4,000, जो आपका डील होता है उसके साथ, वो आपस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है दोस्तों, वो आपका एक डील हो गया। ये दोनों जो पैसे होते हैं ना, ये कभी रिफंड नहीं मिलता दोस्तों, क्योंकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे ही होता है। अगर आपको नहीं जमता मत करो, साइन भी डॉक्यूमेंट मत करो, मैं बोलता पर्सनली आपको। उसके बाद आता है दोस्तों कैसे कौन से हिडन फीस है जो आपको नुकसान होंगे, मैं आपको सामने सामने से बता देता हूँ। सबसे पहले आइडेंटिटी माल्टा का जो लिंक होता है
वो आपको कभी पैसा नहीं मिलेगा जो 300 यूरो होता है। उसके बाद दोस्तों जब अप्रूवल प्रिंसिपल लेटर आ जाता है तो उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट को नोटराइज करवाओगे वो पैसा आप पे करते हो, उसका कभी लॉयर पैसा वापस देगा आपको? कभी भी नहीं देगा दोस्तों। उसके अलावा आपके लिए जो डॉक्यूमेंट अरेंजमेंट करता है वहां पे एक बंदा कोई रखता है, जैसे मेरे जैसा बंदा एग्जांपल के तौर पे, या थर्ड पार्टी रख लो, उसको कुछ कॉस्ट देना, भले 50 यूरो 100 यूरो, उसका कॉस्ट वो आपको कभी नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर आप डिक्लेरेशन प्रूफ या रेंटल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, हाउसिंग अथॉरिटी बनाते हो, तो पैसा जो एक्सपेंस करते हो 250 यूरो 500 यूरो, वो आपको कभी जिंदगी में वापस नहीं मिलेगा। फिर वीएफएस सबमिट के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, जो कि 250 यूरो से 150 यूरो का है। वो आप जब बुक करते हो वो आपको कभी रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के इसमें गया, वो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। जब वीएफएस जाते हो दोस्तों तो उसका एक फीस होता है 150 यूरो, वो आप पे करोगे वीएफएस को, वो कभी रिफंड नहीं मिलेगा। उसके लिए जो डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, इंश्योरेंस लोगे, आइटनरी बनाओगे, डमी टिकट लोगे, ये जो कॉस्ट आप दोगे ये कभी आपको रिफंड नहीं मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों अगर ट्रेवल करते हो, फॉर एग्जांपल मुंबई सबमिशन है, दिल्ली में, हैदराबाद में, उतना ट्रेवल करोगे वो आपको कभी कॉस्ट नहीं मिलेगा वापस, क्योंकि ये गया तो गया, इसको आप क्लेम नहीं कर सकते हो। तो ये सब चीजें अगर सोचोगे दोस्तों, और नया माल्टा का जो रूल है उसके हिसाब से स्किल पास आप करते हो, अब 600 यूरो ये चला गया, और नया जो रूल आने वाला है मालूम नहीं कब से लागू होने वाला है, उसमें 600 यूरो आपको एडवांस, 300 यूरो 600 यूरो देना, वो आपको नहीं मिलेगा। तो ये सब चीजें ध्यान में रख के, क्योंकि वीजा जो देता है ना वो देता है इमिग्रेशन, और जो वर्क परमिट देता है वो वहां की एम्प्लॉयमेंट बॉडी देती है, जिसमें किसी का हाथ नहीं है। कितना टाइम लगेगा, मिनिमम 120 डेज बोलते हैं वो लोग, मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है। लास्ट ईयर सब ये प्रॉब्लम फेस किए। उम्मीद करते हैं कि 25 सबके लिए अच्छा होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव मिला आपको दोस्तों तो बताना जरूर। थोड़ा सा कड़वा बोलता हूं लेकिन सच बोलता हूं, इसके लिए सच बोलता दोस्तों कि सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, और तबरेज मलिक का जो चैनल है उसमें हमेशा सच्चाई मिलेगी। लाइफ में कभी ऊपर नीचे होता है, बिजनेस से मौका होता है, कभी ऊपर जाते कभी नीचे जाते हैं, लेकिन तबरेज मलिक आज भी है, कल भी है, परसों भी रहेगा आप सबके लिए मदद करने के लिए। थैंक यू वेरी मच आप सबका। इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर करना, तबरेज मलिक DSB करके दोस्तों, और रियल फेसबुक, रियल तबरेज मलिक जो फेसबुक ID उसको फॉलो करना। व्हाट्सअप चैनल भी है मेरे तबरेज मलिक का, उसको करना, या व्हाट्सअप नंबर भी नीचे, कोई भी क्यूरी, यूरोप रिलेटेड वर्क वीज़ा की ज़रूरत है आपको, परमिट की रिक्वायरमेंट है, क्या आइडियाज़ होते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमारे कंसल्टेंट सर्विसेज ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।